माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, कल जिस प्रकार का भाषण विपक्ष के नेता ने किया, मैं समझता हूं इतना घटिया और तथ्यहीन भाषण मैंने अपने पूरे पिछले 5 साल में और वर्तमान में नहीं देखा। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है और बड़े कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी पर बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत ही अनर्गल टिप्पणी की, जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। एक आदिवासी महिला आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है, उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी करना। दूसरा, जो विकसित भारत का एक संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है कि भाई 2047 तक भारत विकसित बने, और उसके लिए एक बुनियादी नींव, मजबूत नींव रखने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूं कि अभी जो विपक्ष के नेता ने कल जो भाषण किया, उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, लॉन्ड्री लिस्ट। हम देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, भारत मजबूत बने इसके लिए काम कर रहे हैं। अनेक सारी योजनाएं माननीय मोदी जी दे रहे हैं, लगातार भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है। और विपक्ष के नेता, हम तो समझते थे कि ये जो बालक बुद्धि कहलाते थे, शायद अब एलओपी बनकर कुछ शायद उनमें सुधार आया होगा, बुद्धि को श्रेष्ठ हुई होगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह का विपक्ष का नेता, जिनको शब्दावली का नहीं पता कि वो शब्दावली का क्या प्रयोग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक नई स्क्रिप्ट, एक नए डायलॉग, नई प्रकार की प्लानिंग, अब पता नहीं वो बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर था कि हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर था, एक नई प्रकार की उन्होंने यहां डायलॉग्स डिलीवरी देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे किसी कांग्रेस के एक मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि कुछ संबंधों में गोपनीयता रखनी पड़ती है। उन्होंने कहा जी अब कुछ चुनौतियां घर से आने लग गई हैं, तो एक नई प्रकार की स्क्रिप्ट तैयार की है कि शायद उससे कुछ बात बन जाए और लोग मान लें कि नेताजी अब गंभीर हो गए। लेकिन पूरे देश की जनता ने देखा नेताजी गंभीर नहीं हुए, और अपनी सच्चाई, जो उनका नेचर है, जो उनके डीएनए में है, वो कल लोकसभा के सदन में उन्होंने बोलकर दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, 10 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नेता का दायित्व मिला। एक संवैधानिक पद पर रहने वाले नेता ने जिस प्रकार की ओछी राजनीति करने का काम यहां किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की बदनामी का जैसे करने का लगातार कॉन्टैक्ट राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है। विदेश में जाएंगे तो विदेश में भारत को बदनाम करने की बात करेंगे, और संसद के अंदर बोलेंगे तो संसद के अंदर भी केवल भारत की बदनामी दुनिया में जाए, यह काम करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, विदेश नीति के बारे में मुझे लगता है उनको पूरी जानकारी नहीं है। जितना पढ़ा दिया जाता है उतना वो बोल देते हैं। हमारे विदेश मंत्री जी अमेरिका गए, किस किस काम के लिए गए, देश के लिए जाना होता है, कई बार जाना होता है, उसको भी उन्होंने एक अलग प्रकार से जोड़ने का काम किया कि जिससे देश की बदनामी पूरी दुनिया में हो। माननीय अध्यक्ष जी, अभी उन्होंने 2024 के जो चुनाव हुए उन पर विदेश में टिप्पणी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो चुनाव थे, ये चुनाव स्वतंत्र नहीं थे, ये कंट्रोल्ड थे, किसी के द्वारा संचालित थे। माननीय अध्यक्ष जी, आज 99 लोग कांग्रेस पार्टी के जीत के आए, चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप करते हैं, विदेश में जाके बदनामी करते हैं, और यहां पर सदन में रहकर भी
ये चुनाव आयोग से लेकर सरकार के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करने का काम करते हैं। ये राहुल गांधी, अभी हम तो सोचते थे कि विपक्ष के नेता बनके कुछ बुद्धि श्रेष्ठ हुई होगी, लेकिन अभी बालक बुद्धि से ऊपर नहीं आ पा रहे। ये पूरे देश की जनता जान रही है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की बदनामी पूरी दुनिया में कराना, जितनी इनकी निंदा की जाए उतना कम है। अभी कल आपने देखा, पूरे देश की जनता देख रही थी, चीन चीन चाइना 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 34 बार, 34 टाइम्स राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठने वाले एलओपी ने चाइना का नाम लिया। चाइना के से क्या रिश्ता है आपका ऐसा? क्या नजदीकियां हैं आपकी ऐसी? मैं आपके माध्यम से एक जानकारी चाहता हूं, देश की जनता भी चाहती है कि चाइना में कितनी बार श्रीमती सोनिया गांधी जी का जाना हुआ। 2014 से अब तक कितनी बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गए? क्या वो सरकार से अनुमति लेके गए? क्या वो देश के लिए कुछ करने गए? ये स्पष्ट मैं चाहता हूं कि पूरे देश की जनता को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि बार बार चाइना 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 जाने का जो काम इन्होंने किया, उसके बारे में सभा पटल पे भी आया जाए और देश को भी बताया जाए। देश को जानने का हक है कि बार बार चाइना 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 करने वाले लोग, इनके बारे में पूरी सच्चाई, मैं सच्ची बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने चाइना चाइना की जो ब्रांडिंग की है, अलग अलग प्रकार की बातें यहां बनाई हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बोलते हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की, कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना के बीच में कोई मतभेद थे, इससे ज्यादा छोटी बात कोई हो नहीं सकती। ये रक्षा क्षेत्र का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, चाइना में आज जो चाइना जहां खड़ा है, जो कह रहे हैं कि हमसे 10 साल आगे है, उसका कारण क्या था? रक्षा क्षेत्र में हम कमजोर क्यों हुए? ये थी कांग्रेस पार्टी की नीतियां। 1962 में जब अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों तैयार थे भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए राष्ट्रीय परिषद की, तो नेहरू जी ने उसको स्वीकार नहीं किया और चाइना के पक्ष में जाके खड़े हो गए। इसलिए चाइना इतना मजबूत हो गया और हम इतने पीछे पिछड़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, चाइना का युद्ध 1962 का जब हुआ, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, हम आधुनिक तकनीक से लैस भी नहीं थे। वो एक बड़ा कारण था, क्योंकि चाइना को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री देश के नेहरू जी ने किया। इसके कारण से चाइना चाइना करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बात के बारे में और जानकारी देना चाहता हूं कि 1950 के दशक में ये जो नेहरू जी ने गलती की, उसका परिणाम है कि आज हम आधुनिक सेना बनाने में कमजोर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वो अहिंसा की नीति पर ध्यान देने वाले नेहरू जी ने भारत को सशक्त नहीं बनने दिया। इसके लिए नेहरू जी को सीधी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आपको याद होगा माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के अंदर जो वहां के राजा थे हरि सिंह जी, वो भारत में विलय करना चाहते थे कश्मीर का। पाकिस्तान के कवालियों ने उस समय पर हमारे सेना पर हमला किया, हमारे सैनिकों ने आगे बढ़े और नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने यूएन चले गए और यूएन से युद्ध विराम की घोषणा करा दी, जिसके कारण से आज पीओके हमारे पास नहीं है, पीओके। और लेकिन मैं आने वाले समय में दावे से कह सकता हूं, एक दिन आएगा जब पीओके भी भारत का हिस्सा होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं आपसे ये दावे से कह सकता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी ये संविधान की बातें उन्होंने बहुत की हैं, संविधान पर बहुत चर्चा की है। संविधान के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान में जो मतभेद थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी के बीच में हुए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने परेशान होकर और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर मंत्रालय से इस्तीफा दिया और उसके में लिखा क्या? उन्होंने लिखा
कि कांग्रेस के द्वारा दलितों के कल्याण की कोई आशा नहीं की जा सकती। यह कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, यह दलित विरोधी चेहरा कांग्रेस पार्टी का। और यहां पर वो दिखाते हैं, संविधान को लेके आते हैं, जेब में रख के लेके आते हैं। अरे संविधान की मान सम्मान सुरक्षा रक्षा करने का काम इस तरह नहीं होता, इस प्रकार से नहीं चलेगा जी। आप संविधान की दुहाई देते हो लेकिन संविधान की रक्षा करने का काम नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी, साहबानों का प्रकरण सबको मालूम है, इंदिरा जी के चुनाव का समय सबको मालूम है, 75 से 77 तक की इमरजेंसी सबको मालूम है। क्या क्या तुष्टीकरण के लिए इन्होंने नहीं किया, ये पूरे देश की जनता माननीय अध्यक्ष जी जानती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि चाइना के बारे में जितनी ज्यादा ये बातें करते हैं, आज पूरे देश में चर्चा है। भाई राहुल गांधी को क्या हो गया है, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, चाइना की इतनी बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता इस पक्ष को सुन भी रही है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी गवर्नमेंट, यही पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने सरकार को छोटा समझा और अपने आप को बड़ा समझा। उस पूरे ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम इसी पार्लियामेंट के अंदर किया और सार्वजनिक मंचों पर भी उसने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, सब जगह ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम किया। क्या था ये, संविधान का सम्मान था क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक बात को कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बड़ी छोटी टिप्पणी की, बड़ी हल्की टिप्पणी की जो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मुंह नीचा कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी मुंह नीचा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुंह नीचा करने का, चेहरा छुपाने का, कंधे झुका के चलने का, सिर झुका के चलने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सीना चौड़ा कर 56 इंच का सीना लेकर पूरे देश को दुनिया के अंदर मजबूत स्थापित करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी पर अनर्गल टिप्पणी करने का काम किया, और राहुल गांधी को भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूज्य संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी, उनके बारे में भी अनर्गल टिप्पणी करने का काम यहां किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये क्या जाने संघ के बारे में। आज संघ दुनिया की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक शक्ति है। आज संघ है जो देश का निर्माण भी करती है, आज संघ है जो समाज का निर्माण भी करती है, देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। और जब भी कोई आपदा आती है तो उस आपदा में भूकंप आए, आपदा आए, कोई भी आए, कुछ भी घटनाएं घटती हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक आगे निकल के जाता है और समाज की सेवा करने का काम करता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अरे संघ को समझना चाहते हो, जाइए संघ में, शाखा में जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी संघ के प्रचारक थे, स्वयंसेवक थे। और बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक और प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन में काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक 2-3 बातें कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। अभी ये कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया, एक बार नहीं 4-4 बार लगाया। देश की आजादी के समय भी, उसके बाद भी, और बाद में जब बाबरी का विध्वंस हुआ तो उस समय भी संघ को प्रतिबंधित किया गया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं भी एक संघ का स्वयंसेवक हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं, संघ पर जब जब प्रतिबंध लगाया गया है, संघ उतनी ही मजबूती से आगे चढ़ के आया है, आगे बढ़ के आया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जुलाई 2024 में कर्मचारियों के लिए, जो चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, वो संघ की शाखा में जा सकते हैं। ये ऐतिहासिक निर्णय करने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने करके किया है। इससे बड़ा काम मैं समझता हूं कोई नहीं हो सकता था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं
एक बात को पूरी करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, पूरा करूंगा। महाकुंभ की चर्चा राज्यसभा में भी हो रही है, महाकुंभ की चर्चा लोकसभा के पटल पे भी हो रही है। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता के साथ साथ चल रहा है मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी के अवसर पर गंगा यमुना सरस्वती की दिव्य संगम, दिव्य धाराओं के पवित्र अमृत स्नान का पुण्य हमारे साधु संतों के साथ पूरे देश की जनता प्राप्त कर रही है। भारत की कालजयी, मृत्युजयी, सनातन वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक प्रतिमानों की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति महाकुंभ है। माननीय अध्यक्ष जी, सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा का शुभ संकल्प है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है एक घटना वहां घटी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उन सब परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकारों ने प्रति परिवार के लिए 25-25 लाख रुपए की उनको आर्थिक सहायता देने के भी काम किया है। लेकिन यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। यही नहीं, इससे पहले भी घटना कोई भी या दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की सांसद श्रीमती जया बच्चन, जो प्रयागराज की बहू भी हैं जहां पर कुंभ चल रहा है, उन्होंने कितना घटिया इस तरह का बयान दिया कि कुंभ के हमारे गंगा जमुना सरस्वती के संगम में लाशें जा रही हैं, कैसे वहां लोग स्नान कर रहे हैं। धन्यवाद। कौन सी सोच है? धन्यवाद। ये सनातन विरोधी सोच कहां से आ गई? माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले भी 1986 में, 2013 में अनेक बार भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है।